नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। राजनीति विज्ञान से रिलेटेड हमारी बात स्टेट पॉलिटिक्स की चल रही थी और मैं बात कर रहा था राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमों की। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, खासतौर से मेरा ये मानना है कि जो अन्य एग्ज़ाम दे रहा है, रीट है, एसआई है, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है स्टेट के, और इसके साथ जो और किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जनरली प्रक्रिया नियम एक जैसे हैं, सामान्यतः एक जैसे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह, क्योंकि हर एक विधानसभा को अपने प्रक्रिया नियम निर्धारित करने का उसको पूरा अधिकार है और प्रक्रिया नियम विधानसभा खुद बनाती है। कोई भी सदन, यदि विधान परिषद होती है तो वह विधान परिषद भी अपने प्रक्रिया नियमों का निर्धारण खुद करती है। राजस्थान के अंदर जो प्रक्रिया नियम है, हमारी राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम 1956, हम उसकी बात कर रहे थे। मैं आपसे एक बात कह रहा था और जनरली जो पीछे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उसकी बात हमारी हो गई। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मंत्री परिषद में विश्वास और अविश्वास का प्रस्ताव क्या है और ये कैसे आता है, ये जनरली हमारा टॉपिक रहेगा। यानी हमारा टॉपिक जो है वो है मंत्री परिषद में विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव मोशन, इसकी बात रहेगी। पहली बात तो मंत्री परिषद का विश्वास किस में, तो विधानसभा में। ये प्रस्ताव अविश्वास और विश्वास की बात कहां उठती है, विधानसभा में उसका विश्वास है या नहीं है। विधान परिषद से यहां कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे आप ये कैसे कहते हैं, तो हमें इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपसे क्लियर कहा है, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे तब तक बात क्लियर नहीं होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से पहले बहुत एक एक बात कही है, और अब मैं इसलिए ये प्रक्रिया नियम, क्योंकि राजस्थान के लिए स्पेशल है, इसलिए मैं प्रक्रिया नियमों को अलग से पढ़ा रहा हूं। बाकी विधानसभा, विधानमंडल की बात, मंत्री परिषद राज्य की बहुत अच्छी तरीके से मैं बात कर चुका हूं, गवर्नर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाया, महाधिवक्ता। यहां जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसलिए साथ में लेता हूं कि बात क्लियर हो, और जरूरी है, मैंने आपसे कहा है। यहां बीच में कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बीच में सीधा है वो रूल है, इसके और इसके बीच में सीधा रूल है। आप कहोगे साहब हर जगह आप कानून की बात करते हो, यहां शुद्ध रूल क्यों कह रहे हो, क्योंकि विद्यार्थियों कॉन्स्टिट्यूशन इनको राइट दे रहा है रूल बनाने का, यहां कानून की जरूरत नहीं है। विधानसभा की प्रक्रिया कानून के तहत नहीं चलती, विधानसभा की प्रक्रिया नियमों के तहत चलती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, विधानसभा के नियम जो होते हैं वो संविधान के अनुसार होने चाहिए। संविधान है वो बेसिक लॉ है, सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून है। यहां दो आर्टिकल बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, जो ध्यान रखने उसकी बात, एक आर्टिकल 163 का और एक आर्टिकल 164 का। 163 किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है राज्यपाल की सहायता एवं सलाह। जैसा आर्टिकल 74 है वैसा है, वैसा नहीं है, बहुत फर्क है। यहां फर्क कैसे है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान होगा इस मंत्री परिषद, सलाह के लिए कौन होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का हेड सीएम होगा। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार शक्तियों को छोड़कर, किसको छोड़कर, यह सलाह कहां नहीं देगी, जहां राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियां हैं वहां पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। उस मामले में राज्यपाल मंत्री परिषद से सलाह नहीं लेगा। विवेकाधिकार मामले में 163 का क्लॉज 2 कहता है, इस मामले में राज्यपाल का
विनिश्चय अंतिम होगा। इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते कि यह राज्यपाल का विवेकाधिकार था ही नहीं, ऐसी बातें यहां नहीं होगी। विवेकाधिकार जो संविधान से मिले हैं उसके अनुसार वो काम करेगा। विवेकाधिकार को छोड़कर अन्य मामले में देखो, राष्ट्रपति के मामले में यह चीज लागू नहीं होती। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसे संविधान विवेकाधिकार शक्तियां देता है, और लिखा हुआ है कि इसकी सहायता सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि विवेकाधिकार के मामले में राज्यपाल का विनिश्चय जो है वो अंतिम होगा, उसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, उस पर सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे। दूसरी एक बात और, सलाह और सहायता क्या दी है, ये क्या सलाह दी है, इस सलाह को भी किसी भी न्यायालय के अंदर, इसे भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ना तो उनके विवेकाधिकार मामले, वो इसका सवाल नहीं उठ सकते इस पे, इसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं करेंगे कि साहब ये क्या सलाह दी बताइए, ये नहीं कहेंगे। एक बात जरूर बता दूं मैं आपको, जनरली जब राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह बात कहता है कि 356 की सहस्तुति करता है, तो वो बात अलग है। मैंने आपसे कहा वो बात अलग है एक तरह से। यहां बात हम कर रहे हैं मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की बात कर रहे हैं, और बीच की कड़ी का काम करने वाला है वो सीएम है। एक मंत्री परिषद जो इनको सलाह देती और जो इसके पास विवेकाधिकार शक्तियां हैं। ये बात एक नॉर्मल बात, जो 163 का जो आर्टिकल है उसके अंदर जो क्लॉज है वो क्लॉज 1, 2, 3 कहते हैं ना, इसमें कोई ज्यादा इबट करने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ अपन बात कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। इसमें क्या है, इसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध, अर्थात इसमें यह है अन्य उपबंध का मतलब इसको छोड़कर दूसरे उपबंध, इसलिए यहां लिखा हुआ अन्य उपबंध। मंत्री परिषद की नियुक्ति सीधी सी बात है राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री के कहने पर। तो सबसे पहले तो यह होगा कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री से परामर्श करने के बाद में मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मंत्री परिषद बनाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री किसको बनाएगा, या उसके पास में एक राइट जरूर है। बहुमत दल का विधानसभा में जो नेता है उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, और विधानसभा में बहुमत नहीं है, विधानसभा बोल रहा हूं, विधानसभा में बहुमत नहीं है तो विद्यार्थियों आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो दो सिद्धांतों का प्रयोग करता है। एक तो करता है अनुमान लगाना, इसमें यदि बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है किसी में, तो दो सिद्धांत, एक तो अनुमान लगाने का सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूं। अनुमान लगाने का सिद्धांत का मतलब यह है या तो वो लिस्ट मांगेगा या फिर मंत्रियों से परेड करवाने को कह सकता है कि हमारे सामने लाओ कि आपके पास में बहुमत है, ये स्पष्ट करो। दूसरा है अनुमान नहीं लगाने का सिद्धांत, न लगाने का सिद्धांत। ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है, राजस्थान में इसका प्रयोग किया गया 1967 में, और इसको कहते हैं विद्यार्थियों प्रकाश सा सिद्धांत। मद्रास के प्रकाशा ने इसका प्रयोग किया था 1952 के अंदर, और उसके बाद ये प्रकाशा सिद्धांत बहुत चर्चा में रहता है। प्रकाशा का मतलब यह है कि वो नियुक्त कर देता है, अनुमान नहीं लगाने का सिद्धांत जिसमें अनुमान लगाता ही नहीं है बहुमत किसका। आपको पता हो तो राजस्थान में ऐसा हुआ था 1967 के अंदर, जब विपक्ष के पास में 88 सीट थी और कांग्रेस के पास जो 80 सीट थी, उसके बाद 15 और 80 और 15 अन्य थे, फिर भी उन्होंने बहुमत होते हुए भी, आपको पता है, पहले राष्ट्रपति शासन लगवाया, और उसके बाद आपको जानकारी हो तो हमारे यहाँ पर जो काम किया गया वो अच्छी तरीके जानते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी ने बना दिया, ये बात अलग है, मगर जनरली मैं आपसे कह रहा हूं ये राज्यपाल के पास ही पावर होता है।
राष्ट्रपति जनरली इस प्रकार के काम नहीं करता, ना तो परेड कराता है ना लिस्ट मांगता है इस प्रकार। हाँ, जिसका बहुमत है या बड़ा दल है उसको आमंत्रित करता है और उसके अनुसार काम करवाता है। अब देखो, इसके साथ 2-3 बातें मैं और आपसे कही है। एक तो ये मंत्री कितने होंगे, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान कर लिया गया कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए दोबारा बात नहीं करना चाहता, मैं सीधा इस सिद्धांत पर आना चाहता हूं। अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, मंत्री कितने होंगे, ये 15% से ज्यादा नहीं होंगे, सीएम सहित। दूसरी बात, किसी भी राज्य में 12 से कम नहीं, न्यूनतम जो है वो 12 है। न्यूनतम 12 का मतलब यह है जहां पर 40, 50, 60 के आसपास ही जब विधानसभा सदस्य है वहां मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। दल बदल का दोषी कोई भी व्यक्ति जो है, भले ही वो विधान परिषद में है, भले विधानसभा का सदस्य है, उससे मंत्री तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक वो चुनाव जीत कर नहीं आ जाता है। दल बदल के दोषी को नहीं बढ़ाएंगे। ये 165 1 का ख कहता है, 1 का क ये कहता है। ये दोनों ही 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से प्रावधान किया गया है और यह लागू है। बहुत अच्छी तरीके से ये बात मैंने आपसे कही। अब एक आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसके साथ जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 164 का क्लॉज 2, ये बात मैं आपसे करना चाहता हूं। ये कहता है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत उत्तरदायी तो 166 1 में है, जहां यह है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। 75 में फर्क है, ये 75 3 में है, जबकि यहाँ 164 2 में। कई लोग क्या पढ़ाते समय ध्यान रखते नहीं, वो कहते हैं जैसा 164 है वैसा ही 75 है। नहीं, बहुत सारी चीजों का फर्क है। तो ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज हम यहां डिस्कस करेंगे कि यदि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है तो इस उत्तरदायित्व को तय कैसे करेंगे। क्या वास्तव में मंत्री परिषद विधानसभा में उसका बहुमत है या नहीं है, उसका विश्वास है या नहीं है। इस विधानसभा में बहुमत को निर्धारित करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, इसको हम 2 नाम देते हैं, एक कहते हैं विश्वास मत और एक कहते हैं अविश्वास मत। जो मंत्री परिषद के अविश्वास की स्थिति में लाया जाता है उसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, और जो विश्वास साबित करने के लिए लाया जाता है उसको कहते हैं विश्वास, और विश्वास के अभाव में लाया जाता है इसको कहते हैं अविश्वास। ये चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से, जनरली ये रूल प्रक्रिया नियमों की बात करना है। ये बातें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको आर्टिकल 164 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं। मेरी ख्याल से यहां किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं विधानसभा प्रक्रिया, यहां अपन प्रक्रिया की बात करने आए तो प्रक्रिया की बात करेंगे। विधानसभा प्रक्रिया नियम हम आज बात करने वाले हैं 132 और 132A, ये 2 रूल की बात करेंगे। पहले अपन सैद्धांतिक प्रक्रिया की बात कर ले, फिर हम प्रैक्टिकल बात करें। पहली बात यह है कि अविश्वास क्या है। यहां है अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव, और यहां है विश्वास प्रस्ताव। चेंज कर लेता हूं पेन की। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? मंत्री परिषद के विश्वास के अभाव में लाया गया प्रस्ताव। आप कहेंगे साहब इतना आप टेक्निकली बोलने की कहां जरूरत है। नहीं बोलोगे बेटा तो सवाल क्या है कि जनरली आएगा ना, वो टेक्निकल आता है। आज के टाइम में
हमारे वो स्थिति नहीं रही कि आप चैलेंज किसी को नहीं कर सकते, चैलेंज होता है। इसलिए सवाल सीधे और टेक्निकल ही पूछा जाएगा। मंत्री परिषद के विश्वास के अभाव में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मंत्री परिषद में विश्वास की बात के लिए लाया जाता है उसको कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। ये विश्वास का अभाव है, ये विश्वास है। ये कौन लाएगा बेटा? जनरली विपक्ष लाएगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ है विपक्ष लाएगा। कौन लाएगा? सरकार तो लाएगी नहीं। सरकार तो क्लियर बात है कि सरकार तो खुद मंत्री परिषद है, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से पता है कि सरकार का मतलब ही मंत्री परिषद है। और यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्लियर हो गया कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कोई भी मंत्री अपने आप को सरकार से अलग नहीं कर सकता। यह बात नहीं कर सकता कि सरकार का ये फैसले से मैं सहमत नहीं हूं, नहीं कर सकते आप। किरोड़ीमल मीणा साहब एक दो बार बीच में बोल रहे थे कि एसआई भर्ती के मामले में, और आपको पता है उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो सरकार का फैसला है, आप नहीं बोल सकते सरकार। और यदि सरकार के विरुद्ध आप बोल रहे हैं सरकार में रहते हुए, तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खो चुके हैं। आप क्लियर बात है, आपको जाना चाहिए। आप त्याग पत्र दे दें। सरकार के निर्णय से असहमत है तो आपको इस कमेटी, ये कमेटी है, मंत्री परिषद एक समिति की तरह है, ये समिति की सरकार में रहने का, आपको समिति का पार्ट रहने का आपको कोई हक नहीं। ये सिंपल चीज है। इसलिए मंत्री के पास विश्वास पर्यंत का बात यह है, मुख्यमंत्री जब किसी मंत्री को कह दे कि भाई साहब त्याग पत्र दे दो, तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। और नहीं देता है तो राज्यपाल के पास पावर होता है कि उस मंत्री को वो बर्खास्त कर दे। कहने की जरूरत नहीं है, महिपाल मदेरणा के साथ ऐसा हुआ, आप सब जानते हैं। ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकली कई जगह मैं कम देने की कोशिश करता हूं ताकि सामान्य स्थिति बनी रहे। बाकी हालात क्या है हम सब जानते हैं। एसआई भर्ती को लेकर जो मामला उठा, सरकार सत्ता में एसआई भर्ती और भ्रष्टाचार पेपर आउट को लेकर सत्ता में आई। सच बात यह है, एक पार्टी ने यह आधार बनाया कि एसआई भर्ती में सब घपले ही घपले हुए, सब घपले ही घपले हुए। और सरकार आने के बाद वो साबित करने में लगी हुई है कि एसआई भर्ती में कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह है कि डेमोगोग बहुत होशियार हो चुके हैं और जनता को डिफॉल्ट समझ रहे हैं, और कुछ नहीं है। बाकी जिस बहस पर आप आए हैं और जनता ने इसको वोट दिया है, आपको इस आधार पर वोट दिया कि आप ये काम नहीं करने देंगे, और आप उसी को साबित करने में लग गए हैं। हेड टेल का सिस्टम चलने लग गया आपका, और ये चलने लग गया है। मैं कल परसों एक हमारे निर्मला सीतारमण साहब के साहिबा के वित्त मंत्री साहिबा के हस्बैंड की बात सुन रहा था। मुझे लगने लगा कि इन्होंने तो अभी वो डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इनको पता चल गया है कि आने वाला टाइम अलग होगा, तब कम से कम हम इधर एक घर का इधर रहो, एक घर का इधर रहो, हैं। ये अनैतिक सिस्टम है, हम उसकी बात नहीं करना चाहते। हमारे उससे कोई, हम पॉलिटिक्स करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। क्लियर बात है, कोई भी आदमी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक सिस्टम के हिस्सेदार हैं। पर बात यह है, यदि कोर्ट क्या फैसला करेगा क्या नहीं करेगा वो बात है। सरकार को ये देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। तो ये मंत्री परिषद में विश्वास की स्थिति में यह ऐसा बहुत बार हुआ। देखो मैं आपको बता दूं, जितनी बार भी राजस्थान में यह प्रस्ताव लाया गया हर बार पास हुआ। 3 बार भैरव सिंह के काल में आया, मैं आपको बताऊं 2 बार नवी विधानसभा के अंदर लाया गया, दोनों बार पास हुआ। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार विश्वास मत लाई हो राजस्थान की और पास नहीं हुआ हो। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया हो और पास हो गया हो।
यानी अविश्वास को साबित नहीं हुआ, विश्वास साबित नहीं हुआ हो और अविश्वास पारित हुआ हो, ऐसा कभी भी राजस्थान की विधानसभा में आज तक नहीं हुआ। लाइव बहुत बार गए, मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध 6 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, 6 बार, मगर एक बार भी पारित नहीं हुआ। टीकाराम पालीवाल साहब से पहलों के पहले थे, उनको तो विधानसभा से कोई लेना देना नहीं था, है ना, तो उनको तो लाने की सवाल खड़ा नहीं होता। टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध भी आया और वो पास नहीं हुआ, को भी नहीं हुआ। और ये जब आए तो आपको पता, अब हमारे सचिन पायलट साहब के बयानों पर बाद में जो गहलोत साहब के साथ जो हुआ, उन्होंने लाना पड़ा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव लाए, पास हो गया, क्लियर बात। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मेरा कहने का मतलब। और आपको बता दूं, विश्वास मत में भी लाए गए, उसमें केवल एक बार ही वोटिंग हुई, वो भी भैरव सिंह के टाइम में, जब 10वीं विधानसभा का चल रही थी, उस समय एक बार लाए थे और वो उसमें 108 वोट पक्ष में पड़ गए और मामला खत्म हो गया, कुछ हुआ नहीं। 16 विधानसभाओं की अपन बात करें तो ये स्थिति रही। जनरली मैं कहना चाह रहा हूं, ये सत्ता पक्ष लाता है और ये विपक्ष लाता है। सरकार लाती है कि भाई हमारा अभी विधानसभा में विश्वास बना हुआ है, इसको कहते हैं विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव। अब अपन समझते हैं, ये तो है एक जनरल बात। कैसे लाया जाता है? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले अनुमति के लिए एक प्रस्ताव, प्रपोजल लाया जाएगा, वो लाके दिया जाएगा किसको? अध्यक्ष को। अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा और वो लाकर देंगे अध्यक्ष को। कब देंगे? अध्यक्ष को यह प्रपोजल जो दिया जाएगा विद्यार्थियों, यह दिया जाएगा काम शुरू होने से पहले। प्रस्ताव को जब दिया जाएगा अध्यक्ष को, तब दिया जाएगा जब अभी तक काम शुरू हुआ नहीं, कार्रवाई शुरू होने से पहले ले आया जाएगा, अर्थात लिखित सूचना देगा। कब? लिखित सूचना बैठक से पूर्व, यानी कि 11 बजे से पहले आपको यह सूचना देनी है, लिखित में देना है कि हम इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। लिखा लिखित में, रिटर्न लिखा डॉक्यूमेंट, और ले जाकर अध्यक्ष को दिया, अध्यक्ष के पास पहुंच जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यह जनरली लिखित पूर्व सूचना जो दी जाती है, यह ऐसे अध्यक्ष को नहीं, प्रैक्टिकली यह है कि प्रमुख सचिव को दी जाती है, क्योंकि अध्यक्ष उस समय नहीं होता है वहां पर। विधानसभा में कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लाकर ये देंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको देगा अध्यक्ष को। कैसा? अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव, जैसा है समझ लीजिए बात, एक ही तरीका है। अविश्वास प्रस्ताव आया है, अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष यह करेगा कि प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नों के बाद तथा कार्यसूची से पूर्व। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 12 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 2 बजे कार्यसूची की कार्रवाई शुरू होती है, यानी जो कार्यसूची में नियत कार्य होते हैं वो विधानसभा में होते हैं। पहला प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल होता है, फिर घंटा, 1 घंटे का आपको पता इंटरवल होता है, फिर तो इसी बीच, यानी कार्यसूची से पहले, प्रश्नकाल से बाद में रखा जाएगा और कार्यसूची से पहले इस प्रस्ताव को, यदि अध्यक्ष को लगता है, अध्यक्ष को लगता है कि यह नियमानुकूल है, तो इसे क्या करेगा? सदन में रखेगा। अभी तक अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर अनुमति जो देगा वो विद्यार्थियों सदन देगा। इसे सदन में अंदर रखेगा अध्यक्ष। कैसे रखेगा? पढ़कर सुनाएगा कि देखो इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया, कारण बताना। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक नहीं होता, कारण बताना आवश्यक नहीं है कि क्यों लाए, यह बताने की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव लाए हम तो क्लियर लाया, हम जच गई लाए, रखा। रखने के बाद
वो कहेगा क्या कितने लोग पक्ष में हैं इस प्रस्ताव के, कितने लोग पक्ष में हैं। यदि 1/5 सदस्य खड़े हो जाए, कितने, 1/5, 1/5 का मतलब 40, राजस्थान में 40, 1/5 है, 40 नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1/5 है, तो 1/5 पढ़ो। यदि 1/5 खड़े हो गए तो अध्यक्ष के पास यह अधिकार नहीं है कि वो मना कर दे। अध्यक्ष कहेगा अनुमति दी जाती है। किसकी अनुमति मिल गई? अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति मिल गई, या विश्वास प्रस्ताव की अनुमति मिल गई। यह अनुमति मिली है और कुछ नहीं हुआ, अनुमति मिली। पारित होना और नहीं होने का अभी तक सवाल नहीं है आया। सबसे पहले लिखी सूचना प्रमुख सचिव को दी, इसके पास अध्यक्ष ने प्रश्नों के बाद और कार्यसूची से पहले नियमानुकूल है तो सदन के समक्ष रखा। सदन के समक्ष रखते समय यदि रखा और उस समय 1/5 सदस्य अपने स्थान से खड़े हो गए तो सीधा अध्यक्ष कहेगा अनुमति दी जाती है, और इससे यदि कम खड़े हुए तो अध्यक्ष सीधा कहेगा अनुमति नहीं दी जाती है। बस अब हो गया, अनुमति दी। अनुमति देने के बाद 10 दिन में, अब उसके बाद कोई विचार विमर्श नहीं होगा, अनुमति मिल गई। 10 दिन से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अनुमति से लगाकर 10 दिन, आज अनुमति ली, आज से 10 दिन के अंदर 10 दिन में किसी दिन या अधिक दिन या किसी दिन के भाग, समझ में आ गई बात? किसी दिन का मतलब 10 दिन के अंदर 8 दिन 9 दिन 7 दिन अध्यक्ष तय करेगा कि उस दिन इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे और पास करेंगे। नहीं होगा, ये रखा जाएगा। सदन का विनिश्चय लिया जाएगा। सदन का विनिश्चय लेने के लिए हम इस दिन रखेंगे। उस दिन तो भाई साहब सीधा ही पास कर लो, तो लोग सदन में हो ही नहीं तो कैसे होगा पास? तो सीधी सी बात है, आपको पहले टाइम देना पड़ेगा ना सरकार को। तो जब ये मान लीजिए जिस दिन आया उससे 10 दिन बाद इन सरकार से पूछ लेंगे, सदन के नेता वगैरह से पूछ लेगा, कहेगा साहब क्या बताओ, अपना तो खेल खत्म हो रहा है भाई। क्लियर बात है। देवनानी साहब के पास आएगा, देवनानी साहब, सरकार को पता है सरकार तो देवनानी की है नहीं, सरकार तो बीजेपी की है, देवनानी बीजेपी की है, तो वो तो अपनी सरकार से पूछ लेंगे क्या स्थिति है। वो कहेंगे साहब 10 दिन बाद या 9 दिन बाद या 8 दिन बाद, अधिकतम 10 दिन, ध्यान रखो 10 दिन से ज्यादा समय नहीं। मुकाबला करना है सरकार को, और उन्होंने तय किया कि इस तारीख को 1 दिन, या वो कहेंगे 2 दिन विचार विमर्श करेंगे, या ये कहेंगे कि दिन के किसी भाग पर विचार विमर्श करेंगे, उससे कोई जरूरी नहीं है। जो भी दिन तय किया उस दिन सदन के समक्ष रखा जाएगा, और उस दिन इस पर सदन का विनिश्चय होगा। और सदन का विनिश्चय कैसे तय होगा? उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। एक बात यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सदन की कार्रवाई कैसे चलती है आपसे पूछे तो यह मत लिख देना कुल सदस्यों के बहुमत से, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से। और बहुमत पास मिल गया, जैसे मान लीजिए सदन के अंदर उपस्थित 180 है, तो 91 एक तरफ गए, 101 नहीं, जो उपस्थित मतदान देने वाले सदस्य है। यह प्रपोजल है, मोशन है, प्रस्ताव है, और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो क्लियर बात हो गई, बहुमत से होगा, क्योंकि विधानसभा की प्रक्रिया बहुमत से चलती है, उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से चलती है, सापेक्ष बहुमत से चलती है। पारित हुआ, सरकार गई। पारित नहीं हुआ, सरकार बनी रहेगी।
अब आप कहेंगे साहब मान लो उस दिन कम उपस्थित हो, देखो जिस दिन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है उस दिन सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी पार्टी को व्हिप जारी कर देती है। व्हिप 3 प्रकार के होते हैं, 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप, 3 लाइन व्हिप। मैं आपको बता दूं 3 लाइन व्हिप वो व्हिप होता है, उस व्हिप के जारी करने के बाद सदन के सदस्य को उपस्थित होना है सदन में, और नहीं होता है तो दल बदल विरोधी कानून के तहत, एंटी डिफेक्शन के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए उस समय उसे उपस्थित होना होता है, यानी जितने भी बीजेपी के हैं वो सब उपस्थित होंगे और कांग्रेस ने जारी किया कांग्रेस के सब उपस्थित होंगे। अब आप समझ गए, जिसका बहुमत है तो रह जाएगी सरकार और बहुमत नहीं है तो नहीं रहेगी। ऐसे जनरली कई बार सांकेतिक लाए जाते हैं और कुछ नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि केवल मतदान, ऐसे में क्या करने की जरूरत है, निरस्त होते हैं बहुत बार, इसलिए बहुमत होता है तब तो सरकार बनती है। इसलिए आज तक एक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं। हरदेव जोशी जी के विरुद्ध लास्ट में लाया गया था, नहीं हुआ पास। अब लाने कोई मतलब नहीं, और सरकार लाती है तो 27 पक्ष ये लाती है और ये बहुमत साबित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार चली जाती है। ये बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत साधारण बातें हैं, बहुत अच्छे से ये ध्यान रखने वाली बात। कितने दिन में तय होगा, कितने सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, अनुमति कब देगा, अनुमति देने के लिए सदन की अनुमति में कितने सदस्य चाहिए, 40 या 1/5, जो भी लिखो, उससे क्या फर्क पड़ना है। अब एक सवाल है, सब मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव भी आ गया और अविश्वास प्रस्ताव आ गया और दोनों एक साथ आ गए, एक साथ आ गए, तो क्या होगा। तो कायदा यह है विद्यार्थियों कि इसे 132 पर, रूल 132 पर इससे पूर्ववर्तीता मिलेगी, यानी उस समय अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखे, विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि दोनों साथ में आते हैं तो पूर्ववर्तीता विश्वास मत को मिलेगी, न कि अविश्वास मत को मिलेगी, और ये पूर्ववर्तीता के साथ रखेंगे। और सीधी सी बात है, असर दोनों का एक है, ये पास हो गया तो सरकार जाएगी और ये पास नहीं हुआ तो सरकार जाएगी। दोनों में कारण बताने की जरूरत नहीं होती, बिना कारण के रखा जा सकता है। निंदा प्रस्ताव में कारण बताना पड़ता है और त्याग पत्र देना जरूरी नहीं होता। यहां सरकार जाएगी, त्याग पत्र देना होता है, कारण बताने की जरूरत भी नहीं होती। ये बहुत जरूरी बात है। और मंत्री है, ये सामूहिक है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं बात कर रहा हूं विधानसभा के प्रति उनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का मतलब पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होगा। इसलिए यदि कोई मंत्री एक गलती करता है तो विकल्प एक ही रहता है कि उसे राज्यपाल को कह के बर्खास्त करवा देते हैं, राज्यपाल बर्खास्त कर देता है, बात खत्म। और यदि मंत्री उससे पहले त्याग पत्र देना चाहे तो राज्यपाल को दे सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अब मैं एक बात यहां और बताना चाहता हूं, जनरली ध्यान रखना। राजस्थान में तो ऐसा कभी ना विश्वास प्रस्ताव पास हुआ ना ये हुआ। कब लाया गया, तो मैंने आपसे कहा 9वीं लाया गया, 10वीं लाया गया। इसके सिवाय आपको पता गहलोत के विरुद्ध लाया गया था, 13वीं में लाया गया था, 15वीं विधानसभा में गहलोत साहब के को विश्वास मत रखा, दोनों बार ध्वनि मत से पारित हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। केवल एक मैंने कहा भैरव सिंह के काल में ही मत विभाजन हुआ, बाकी कभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव कब लाए, विश्वास प्रस्ताव किसके काल में आया, तो भैरव सिंह के काल में, और अविश्वास लाना पड़ा सबसे ज्यादा तो किसके लाना पड़ा, तो आप मैंने कहा मोहनलाल सुखाड़िया जी के लाना पड़ा। ऐसे हम सभी मुख्यमंत्री, राजस्थान के एक एक मुख्यमंत्री के बारे में बहुत गहराई से पढ़ेंगे। अब एक सवाल यहाँ बड़ा सिंपल रहता है, साधारण रहता है, और वो ये रहता है कि मंत्री जो है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ये कहां लिखा हुआ है, 166 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। ये बात इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात मंत्री यदि त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा,
राज्यपाल को देगा। ठीक बात है ना, यहां कोई प्रॉब्लम है नहीं, जनरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है ये बात कि भाई ऐसा होगा। अब मान लीजिए किसी मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, यदि मंत्री त्याग पत्र देता है तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि भाई क्यों त्याग पत्र दिया, ऐसा क्या कारण था कि उसे त्याग पत्र देना पड़ा। तो एक रूल है, यहां मैं आपको बड़ा सिंपल रूल बताना चाहता हूं, रूल ध्यान मत रखना, कोई जरूरी नहीं है, पर यदि ध्यान रहता है तो रखना। रूल नंबर 133 ये कहता है, यहां पर रूल नंबर 133 कि इसके इस त्याग पत्र के स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए विधानसभा में मंत्री अपना वक्तव्य दे सकता है। मगर ये वक्तव्य देना है मंत्री को, तो एक बात इसको मंत्री को करना पड़ेगा। मंत्री ने त्यागपत्र दिया और वो स्पष्टीकरण देना चाहता है कि भाई मैं तो क्यों त्यागपत्र दिया, क्या कारण है, व्यक्तिगत वक्तव्य होगा। ये वक्तव्य जो है अपना है, अपना का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत वक्तव्य। क्यों त्यागपत्र दिया, क्या कारण था, नहीं तो सरकार पर लोग सवाल पूछते हैं, कई बार विधानसभा पूछती है ये क्या हो रहा है। तो व्यक्तिगत वक्तव्य जब मंत्री देगा, इससे पहले एक बात ध्यान रखना होता है कि मंत्री को लिखित रूप से अध्यक्ष को देना पड़ता है अपना वक्तव्य, कि साहब मैं ये बोलूंगा विधानसभा में। क्यों यूं नहीं हुए कि त्याग पत्र देने के बाद मंत्री बखिया उगेड़ना शुरू कर दे गवर्नमेंट, कि मेरे को दबाव बनाया गया, मेरे को ये किया गया, मेरे ऐसे साथ ऐसे किया गया, ब्लैकमेल किया गया ना। आप वक्तव्य क्या दोगे ये लिखित रूप में अध्यक्ष को देना पड़ेगा, और अध्यक्ष उसे क्या करेगा, सदन के नेता के पास भेजेगा। सदन का नेता और अध्यक्ष दोनों देखेंगे उसे कि हाँ वक्तव्य दे रहा, वो ठीक है। एक दिन पहले देना पड़ेगा, दूसरे दिन वक्तव्य देना है तो पहले दिन ये देना पड़ेगा। जब उसके देख लेंगे कि ठीक है, हाँ यही बोलना चाहते हो कि स्वास्थ्य खराब है और इसलिए मैं मेरा त्याग पत्र देना चाहता हूं, ठीक है दे दो। हाँ एक बात और, जब मंत्री वक्तव्य दे देगा तो उस पर कोई वाद विवाद नहीं होगा। मंत्री ने कह दिया बात ओके खत्म, आगे बढ़ो। और जनरली आपको पता है ऐसे मामलों में वाद विवाद का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार खुद ये मानती है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आपको क्या करना है, मंत्री जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए, उससे आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो जनरली मैं आपको बता दूं ऐसा होता है, एक जनरल तरीका है कि यदि मंत्री व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहता है तो दे सकता है, मगर उसे अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी और उसके साथ इसकी एक कॉपी सदन के नेता को भी देनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे दिन दे सकता है और उस पर किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श या वाद विवाद या मतदान जैसी बात स्थिति पैदा नहीं होती और ना ही ऐसा किया जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लोगे, बहुत अच्छी तरीके से काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से इन बातों का ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में अपन बात करेंगे विधानसभा के अंदर किस प्रकार से फाइनेंशियल एंड नॉर्मल बिल जो होते हैं, सामान्य विधेयकों पर कैसे नियमों के तहत विचार विमर्श होता है। अगली क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद।